जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जो 35 क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप लोग को 35 क्वेश्चन नहीं 35 टॉपिक होगा। और इससे आप लोग का आगामी जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आप लोग पहले देखिए, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि नहीं से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेज़र जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण और उद्दीपन के सिद्धांत पर, यह हमारा आंसर हो गया। लेकिन सबसे पहले कि लेज़र है क्या, तो लेज़र जो है उसका स्पेलिंग होता है LASER, इस तरह लिखा रहता है। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, पहले तो यह पूछेगा। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय समिल्यूटेड इसेंबल ऑफ रेडिएशन, इसका पहले फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद पूछता है कि यह क्या है, लेज़र क्या है? तो लेज़र एक तीव्र एकवर्णी है। एकवर्णी मतलब एक ही रंग का है। समांतर और उच्च कला संबंधित प्रकाश पुंज प्राप्त करने का साधन भी है यह। ठीक। अब लेज़र का शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा तो विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, इसका शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है कि विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। अब पूछता है क्या कि लेज़र प्रकाश का क्या है, तो अत्यंत तीव्र होता है। उसका जो प्रकाश है वह अत्यंत तीव्र होता है लेज़र का। और यह जल से अवशोषित नहीं होता, मतलब जल से वह नहीं खींचता, और क्षण मात्र में धातुमय को पिघलाकर वाष्पीकृत कर देता है। अगर कोई भी धातु पर अगर हम लेज़र डालेंगे तो वह क्या करता है कि वह उसको पहले वाष्पित करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, उसको पिघला देता है। और लेज़र विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछेगा कि लेज़र विकिरण का उद्दीपन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए यहाँ से जितना भी लेज़र से संबंधित क्वेश्चन था वो सब हमने करा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि केंद्र की मंत्रिपरिषद को किस विश्वास खोने पर परित्याग देना होता है? मतलब कि केंद्र के मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर परित्याग देना होता है? तो लोकसभा। लोकसभा से अगर उसका विश्वास खो देगा तो उसका क्या होगा, उसको परित्याग देना होगा। पूछता है कि अब पूछता है लोकसभा, तो लोकसभा क्या है? तो प्रथम लोकसभा का गठन सबसे पहले पूछता है कि कब हुआ था, तो 6 मई 1952 को हुआ था प्रथम लोकसभा का गठन। अब पूछेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन करेगा कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उससे विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो क्या होगा? तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। मतलब एक को अगर कर दिया तो उसको क्या होगा कि जितना भी मंत्रिमंडल है उस सबको क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। फुल फॉर्म पूछेगा इसका, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष पूछेगा तो अनंत संयम अयंकर। अनंत संयम अयंकर उपाध्यक्ष। फिर से सुनिए, अगर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो जीवी मावलंकर, इसका फुल फॉर्म लिखा रहेगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर पूछेगा कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था, तो अनंत संयम अयंकर। लोकसभा से और क्वेश्चन पूछेगा तो यह पूछ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, तो किस रूप में लेता है? तो वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। चलिए बहुत क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर है वह बृहस्पति है। हमारा जो राइट आंसर है वह बृहस्पति है। अब है कि बुध, इसमें दिया हुआ है कि बुध का सबसे विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। बुध का जो सबसे विशिष्ट गुण क्या है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का होना है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र क्या है, तो सबसे चमकीला ग्रह है। शनि, तो शनि क्या है? शनि के बारे में जानते हैं, तो शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके सतह के चारों ओर मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना। मतलब प्रकाश वाली कुंडली मतलब उसका वलय रिंग का होना है सबसे उसकी विशेषता। उसके बाद यूरेनस की अगर हम देखेंगे तो यूरेनस क्या है, तो इसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यूरेनस को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। मंगल को क्या कहते हैं, तो लाल ग्रह। मंगल को क्या कहते हैं, तो लाल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1957 ईस्वी में हुई थी। अब पूछेगा कि शिक्षा पहले किस सूची में है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। नेक्स्ट अगर पूछ रहे क्वेश्चन कि शिक्षा नीति, नई जो शिक्षा नीति है वह कब लागू हुई थी, तो नई जो शिक्षा नीति है तो वह 1986 ईस्वी में लागू हुई थी। और अभी फिलहाल फिर चेंज हो गया, लेकिन इससे जो पहले का जो है वह अभी भी चालू है, तो 1986 ईस्वी में लागू हुई थी। अब पूछेगा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय, फिर से सुनिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुआ? डेट सहित पूछेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1900
1961 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1961 हो जाएगा। अब पूछेगा कि जो इससे जो पहले था 10+2+3 भारतीय शिक्षा के जो आकार थी क्या थी 10+2+3 की सिफारिश किसने की थी? सिफारिश कौन किया था? तो कोठारी आयोग किया था। कौन आयोग? तो कोठारी आयोग। अभी जो शिक्षा नीति है वह चेंज हुआ। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन था या थी? तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा कहाँ? तो स्टुअर्ट में। अब देखिए पहले क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज भी तो फहराने वाली थी, और पूछेगा कि इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? तो ये जो डिजाइन है वो भी मैडम भिखाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। अब है कि राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? इसका जो प्रारूप है वो कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। पूछेगा कि इसका चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? झंडा का जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? तो 3:2। मतलब उसका लंबाई जो होना चाहिए अगर 3 भाग तो चौड़ाई 2 भाग। लंबाई 3 भाग तो चौड़ाई 2 भाग। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में पूछा है कि कितना तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र है उसमें कितना तिलियां होती है? तो 24। आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो तिली है उसका कलर क्या होता है, उसका रंग क्या होता है? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए, जिससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल पर है। तो आप लोग उसका कलर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखते हैं कि रक्त बिंबाणु को और किस नाम से जानते हैं? रक्त बिंबाणु को और किस नाम से जानते हैं? तो रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं रक्त बिंबाणु को। एरिथ्रोसाइट नहीं, सॉरी, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट यह किस में पाया जाता है? यह मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य और स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण पूछेगा कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण बोन मैरो, हिंदी में पूछे तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। अगर इसका पूछेगा कि मृत्यु कहाँ होता है, तो इसका जो मृत्यु है वह प्लीहा के अंदर होता है। कहाँ होता है? तो इसका मृत्यु प्लीहा के अंदर होता है। इसका कार्य पूछेगा कि इसका कार्य क्या है? तो थक्का बनाने में मदद करना। रक्त बिंबाणु का कार्य है थक्का बनाने में, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में मदद करना। क्योंकि अगर कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो ब्लड अगर क्लॉट नहीं होगा तो हमारे शरीर से सभी रक्त निकल जाएगा। इसीलिए इसका काम क्या है कि रक्त को क्लॉट, थक्का बनाने में मदद करता है, क्लॉट कर देता है, जिससे शरीर के अंदर से और ब्लड बाहर नहीं आता। लाल रक्त कण की आयु कितनी है? पूछेगा कि रेड ब्लड सेल की जो आयु है वो कितनी है? तो 120 दिन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई? दुर्दिन की जो अवधि है वह समाप्त हो गई भारत के आज़ाद होने पर। यह किसने कहे थे? तो ये जो कहे थे वह जवाहरलाल नेहरू। कौन कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अब है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। करो या नरो का नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन दिए थे? तो गांधी जी। अब है दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया की मजदूर एक हो का जो नारा है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्ता का नारा किस राजक्रांति की देन है? मतलब किस देश की राजक्रांति का देन है? तो यह पूछेगा क्वेश्चन, तो यह फ्रांस की राजक्रांति का देन है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है लुई 14वां का कथन है। किसका है? लुई 14वां का। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो ये नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जापान देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? जापान देश का जो राष्ट्रीय पशु है वह आइबिस है। यहाँ तक तो सभी को पता है। अब कुछ देश और कुछ देश के राष्ट्रीय पशु हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। कनाडा का अगर पूछेगा तो बीबर, कनाडा का पूछेगा तो बीबर, न्यूजीलैंड का पूछेगा तो कीवी, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट, भारत का बाघ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू और संयुक्त राज्य अमेरिका का गंजा ईगल। फिर से देख लीजिए, कनाडा का पूछेगा तो बीबर, न्यूजीलैंड का पूछेगा तो कीवी, यूनाइटेड किंगडम का पूछेगा तो रॉबिन रेडब्रेस्ट, भारत का पूछेगा तो बाघ, ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा तो कंगारू, अमेरिका का पूछ ले तो गंजा ईगल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेलियोथेरेपी। जहाँ भी हेलियो लग गया समझ लीजिए धूप से संबंधित है, सूर्य के प्रकाश से संबंधित है हेलियोथेरेपी कहते हैं किसको? तो सूर्य के प्रकाश के चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेलियोथेरेपी। अब सीटी स्कैन क्या है? तो सीटी स्कैन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है क्योंकि बहुत बार आप लोग सुने होंगे। तो सीटी स्कैन होता है कि संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्य या विकृति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है सीटी स्कैन।
कभी कभी सुने होंगे पेस मेकर। पेस मेकर क्या है? तो ये हृदय गति को कम हो जाने पर उसे समान अवस्था में लाया जाता है। मतलब किसी का हृदय हार्ट अगर उसका कम हो गया तो उसका जो गति है वह कम हो गया तो उसको पेस मेकर के द्वारा उसको समान अवस्था में लाया जाता है। अब है बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी पूछता है कभी कभी, बेसेक्टोमी क्या है और ट्यूबेक्टोमी क्या है। अगर पुरुष का नसबंदी होता है तो उसको हम लोग बेसेक्टोमी कहते हैं, और महिला का अगर नसबंदी होता है तो उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तब याद रखिएगा, बेसेक्टोमी से हो जाएगा पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी से हो जाएगा महिला नसबंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलाब दिवस मनाया जाता है। गुलाब जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। तो वैलेंटाइन डे पूछ लेगा तो आप लोग कमेंट में बताइए दीजिएगा कि कब मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को। अब विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। डायबिटीज डे, विश्व डायबिटीज डे 14 नवंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। हिंदी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस और डायबिटीज दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। याद रखिएगा, मार्च में जल और पृथ्वी अप्रैल में, मार्च में जल और पृथ्वी अप्रैल में, ठीक है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। मानवाधिकार 10 दिसंबर, याद होगा। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निशांत बाग कहाँ है? तो निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है निशांत बाग? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछे कि हिलती मीनारें कहाँ हैं, हिलती हुई जो मीनारें हैं वह अहमदाबाद में है। जल्दी जल्दी और कुछ देख लेते हैं कि फतह सागर कहाँ है? तो उदयपुर में है। आराम बाग कहाँ है? तो आगरा में है। अगर पूछे कि लाल बाग कहाँ है? तो बेंगलौर में है। लाल बाग कहाँ है? बेंगलौर में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में। बॉटनिकल गार्डन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोलकाता में है। कोलकाता के किस शहर में? तो शिवपुर में है। कहाँ है? कोलकाता के शिवपुर में है। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। लक्ष्मण मंदिर पूछेगा तो छतरपुर में। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर में। जैन मंदिर पूछेगा तो अजमेर में। मक्का मस्जिद तो हैदराबाद में। और चरारे शरीफ कहाँ है? तो श्रीनगर। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है। किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? तो उसकी विशेषता होती है लोचनशीलता। लोचनशीलता क्या है? किसी भी रोलिंग प्लान की विशेषता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा कि कब प्रारंभ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल 1951 को। 13 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। पूछेगा कि इसका किस मॉडल पर आधारित था? तो हराल्ड डोमर पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीवी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। सभी प्रकार की आय पर कर की जो दर है एक समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो समानुपातिक कर कहते हैं। सभी प्रकार की कर, आय पर कर की जो दर है अगर समान होगा तो उसे समानुपातिक कर कहते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है। आय की वृद्धि के साथ साथ कर दर अगर बढ़ती चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर कहते हैं। उसको प्रगतिशील मतलब बढ़ रहा है। आय की वृद्धि के साथ साथ अगर दर घटती चली जाएगी तो उसे प्रतिगामी, प्रगतिशील की उल्टा होता है प्रतिगामी, तो प्रतिगामी कर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है तो होता है। बिंब का जो प्रतिबिंब बनाती है तो क्या होता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आभासी, सीधा और हास्यित। आभासी, सीधा और हास्यित हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है उसका। तो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। आवर्धिक लेंस कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। अब है कि वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर या हजामती दर्पण में पूछेगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर और हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। नेत्र में लेंस में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। पूछेगा कि मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसे काबुल, मक्का का द्वार कहा जाता था? मतलब मक्का द्वार कहा जाता था तो सूरत को। मुगल काल में बंदरगाहों में से किस बाबुल मक्का मतलब मक्का द्वार कहा जाता था? तो बाबुल मक्का किसको कहते थे? तो सूरत को कहते थे। अब देखिए पिटरा द्यूरा का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि पितरा ह्यूरा या कहीं कहीं द्यूरा लिखा रहता है। पितरा ह्यूरा का आरंभ किसके काल में हुआ? तो जहांगीर के। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? तो चारबाग शैली का जो प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा है। अब है कि पितरा ह्यूरा का अर्थ क्या है? तो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावत। उसका अर्थ है कि संगमरमर का पत्थर है और जवाहरात से की गई जरावत है। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था। जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। जवाबित का संबंध किससे? तो राज्य कानून से। और शाहजहां के काल को किसका काल कहते हैं? तो शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहते हैं। संगमरमर का काल कहते हैं। और पुस्तकालय सबसे ज़्यादा जहांगीर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है? तो जो सबसे थल सेना का पुराना रेजिमेंट है वो बॉम्बे सेपियर्स है। क्या है? तो बॉम्बे सेपियर्स भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है, बॉम्बे सेपियर्स। थल सेना का प्रधान चीफ है, आर्मी स्टाफ होता है। प्रधान चीफ, इसका मुख्यालय दिल्ली में। थल सेना का प्रधान चीफ, आर्मी स्टाफ। अभी तीनों सेना का जो प्रधान है वह चीफ ऑफ डिफेंस, वो अब चेंज होके जो पहले था उस तीनों सेना का अब एक कर दिया गया। नाम बताइएगा कि उस पोस्ट को क्या कहते हैं। इस 5 कमांडो में बांटा गया है। इसको कितना कमांडो में बांटा गया? थल सेना को 5। जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो जल सेना का मुख्यालय दिल्ली में है। ऐसे 3 कमांडो में, जल सेना को 3 कमांडो में, थल सेना को कितने कमांडो में? तो इसको 5 कमांडो में बांटा गया है। अब वायुसेना का मुख्यालय इसका भी दिल्ली में है, इसे 7 कमांडो में बांटा गया है। इसको सबसे ज़्यादा वायुसेना को 7 कमांडो में बांटा गया है। अब है क्वेश्चन 16 नंबर कि ज्वालामुखी माउंट सेट हेलेनस कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, अब यूएसए में। अब है कि दक्षिण अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। एंडीज के उत्तर पश्चिम में क्या है? तो अटाकामा मरुस्थल है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। पूछेगा कि इटली का एटना और स्टाम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली में जो एटना और स्टाम्बोली है वो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो सक्रिय है। आप विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछेगा तो ज्वालामुखी अगर पर्वत, विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और पर्वत कौन है? तो कोटोपैक्सी। कहाँ है? इक्वाडोर में। ऊंचाई कितना है? तो 16,613 फीट। नेक्स्ट पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी, मतलब मरा हुआ ज्वालामुखी, तो एकांगागुआ कहाँ पे है? तो एंडीज पर्वतमाला पर है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 6960 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक योजना का क्या अभिप्राय है? आर्थिक योजना का अभिप्राय है स्रोत विनियोजन। आर्थिक योजना का अभिप्राय है स्रोत विनियोजन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन योजना का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी में। कब किया गया था? 1938 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया? तो ये किए थे 1950 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना 1950 में प्रस्तुत किए थे। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसे कौन सी संस्था कहते हैं? तो परामर्शी संस्था कहते हैं। परामर्शी संस्था कहते हैं। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगोग कहते हैं। यहूदियों के पूजा स्थल को अच्छा, हिंदू को क्या? हिंदू कहाँ? तो इसका पूजा स्थल मंदिर हो जाएगा। ग्रंथ पूछ ले तो वेद, रामायण, महाभारत, पुराण हो जाएगा। इस्लाम में पूछेगा तो मस्जिद हो जाएगा। ग्रंथ पूछ लेगा तो कुरान कह दीजिएगा। ईसाई में पूछेगा तो गिरजाघर हो जाएगा पूजा स्थल इसका। और ग्रंथ बाइबिल, यहूदी का जो पूजा स्थल है सिनेगोग हो जाएगा। और इसका ग्रंथ पूछ लेगा तो तोराह हो जाएगा। पारसी का पूछेगा तो अग्नि मंदिर, और इसका ग्रंथ हो जाएगा जेद अवेस्था। सिख का पूछेगा तो गुरुद्वारा। सिख लोग का जो पूजा स्थल है गुरुद्वारा है। पारसी का जैसे अग्नि मंदिर था। और सिख धर्म के अगर ग्रंथ पूछेगा तो गुरु ग्रंथ साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? मानव रहित जो अंतरिक्ष यान था वह कौन था? तो लूना 16। कौन था? तो लूना 16। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत का प्रथम वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है। और कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से छोड़ा गया था? तो तत्कालिक सोवियत संघ से छोड़ा गया था। सोवियत संघ ने भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम को कब प्रक्षेपित किया था? तो 1979 ईस्वी में। अब भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा, जो कब गए थे अंतरिक्ष में? 1984 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। किस प्रोटोजोआ से? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम से, जिसका वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। इस रोग से मानव शरीर के तिल्ली तथा आरबीसी प्रभावित होता है। यहाँ मादा एनाफिलीज जो मच्छर उसके द्वारा नहीं होता, उसका वाहक है, मतलब वो ले जाता है, उसको ढो के ले जाता है उस वायरस, सॉरी उस प्रोटोजोआ को। चलिए नेक्स्ट है कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं मलेरिया का? तो ठंड के साथ बुखार आएगा। सोने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो ट्रिपेनोसोमा कहते हैं। सोने की बीमारी को ट्रिपेनोसोमा कहते हैं। और यह किस परजीवी से होता है? तो यह सीसी मक्खी के द्वारा होता है। सीसी मक्खी के द्वारा ट्रिपेनोसोमा होता है। सोने की बीमारी जिसको कहते हैं। कालाजार तो लिस्मीनिया डोनोमानी नामक परजीवी से होता है। किस परजीवी से? तो लिस्मेनिया डोनोमामी। इसका वाहक हो जाएगा बालू मक्खी। याद रखिएगा, सीसी मक्खी, बालू मक्खी। सीसी मक्खी से ट्रिपेनोसोमा हो जाता है। और मलेरिया लिस्मेडोनिया, कालाजार होता है जिससे लिस्मेडोनिया डोनावानी से हो जाएगा बालू मक्खी से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू मक्खी को कहीं कहीं इंग्लिश में सैंड मक्खी भी, सैंड फ्लाई लिखा रहता है। चलिए
किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। साइंस का क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड के वेग को आधा करने से क्या होगा, तो उसका जो संवेग हो जाएगा वो भी आधा हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि संवेग का मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग एक सदिश राशि है और संवेग बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण को जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जल गैस कहते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। नाइट्रोजन के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है तो उसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसको वायु अंगार भी गैस कहते हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। किसके, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, सभी के मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को कोल गैस कहते हैं। एलपीजी, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसी को कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है। तो ओलिव की जो शाखा है वह शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो वह शांति का प्रतीक है ओलिव की शाखा। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक था, परिवार नियोजन का प्रतीक है। कमल का फूल किसका प्रतीक है, तो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। सफेद झंडा पूछ ले तो संधि और समर्पण का प्रतीक है। काला झंडा पूछ ले तो विरोध का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी शोक, विरोध एवं दुख का प्रतीक है। चक्र पूछेगा तो प्रगति का प्रतीक है। झुका झंडा पूछ ले तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। उल्टा झंडा पूछ लेगा तो संकट का प्रतीक है। आंखों पर बंधी पट्टी पूछ ले या हाथ में तराजू लिए हुए स्त्री महिला पूछ ले तो किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है। कमल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। घरेलू विद्युत आवेश में अगर पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत आवेश में अगर पूछे कि कितना आवृत्ति होता है, तो 50 HZ होता है, मतलब हर्ट्ज होता है। कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं। आमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में, और विभवांतर को मापने के लिए किससे मापेंगे, तो उसको वोल्ट मीटर में, विभवांतर को वोल्ट मीटर में। आप वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछ लेगा तो क्या होता है, तो शून्य होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत। दोनों में अंतर समझिए। आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श अगर वोल्ट मीटर पूछ ले तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सेल का विद्युत विभवांतर बल मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो विभव मापी के द्वारा। विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। विद्युत वाहक बल विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। अब है कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। वोल्ट मीटर किस तरह बनता है, तो गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। संट क्या है, तो संट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर आमीटर बनाया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में संट को लगा देंगे तो आमीटर का निर्माण हो जाएगा। वोल्ट मीटर पता चल गया, आमीटर पता चल गया। अब गैल्वेनोमीटर को विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बतलाने वाले यंत्र है। इसकी सहायता से कितना एम्पियर तक के विद्युत धारा को हम माप सकते हैं, तो अति सूक्ष्म मतलब 10 के पावर -6 एम्पियर तक के धारा को हम लोग गैल्वेनोमीटर से माप सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज यहीं 25 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वह बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देख भी नहीं पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।